Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exam with Jahangir, Programming Techniques, Computer Science, Class 10th, Unit 1. हमने प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू किया है और बाद में हमारा जो है ना सी लैंग्वेज भी शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो है हम प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड द टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो आर व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, role of algorithm in problem solving, measuring efficiency of an algorithm, and at the end we will see some example of algorithm. First of all, we will see what do we mean by an algorithm. The algorithm means method, means procedures, techniques or plans. algorithm से हमारी मुराद जब कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मेथड्स तरीके हम इख्तियार करते हैं, जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम प्लान बनाते हैं, इसको हम algorithm कहते हैं। एंड वी डिफाइन algorithm इज इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। मतलब algorithm ये होती है कि किसी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन होती है उनको हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है और जिसको समझने में, हर एक स्टेप को समझने में आसानी होती है कि इस स्टेप में क्या काम हो रहा है, इस स्टेप में क्या काम हो रहा है, और इसको फॉलो करना। फॉलो मीन्स कि पहला कौन सा काम होगा, फिर उसके बाद कौन सा काम होगा, फिर उसके बाद कौन सा काम होगा, इस तरह फॉलो करना भी आसान होता है। स्टेप बाय स्टेप ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब वो स्टेप्स की सेट है जो कि हमें जो ऑपरेशन की जो सीक्वेंस है, तरतीब है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो ये हमें क्लियरली जो है डिफाइन करके देता है। दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एन एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका क्या रोल है? सिंस इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने शुरू की वीडियो में भी बात की थी कि जब भी हम कंप्यूटर पे प्रॉब्लम हल करते हैं, इनफैक्ट मिसकंसेप्शन के वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर का काम नहीं होता कि बंदा कंप्यूटर पे बैठ के जो है वो टाइपिंग करेगा, बल्कि इसका बहुत सारा काम जो है वो कागज़ों पे होता है, पेपर वर्क उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम प्रॉब्लम हल करते हैं तो ये सॉल्यूशन की तरफ हमारा पहला स्टेप होता है। उससे पहले तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, वो पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी, डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोल्यूशन जो है ना वो कैंडिडेट सोल्यूशन निकालते हैं, फिर बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल सोल्यूशन जो है उसका जो पहला स्टेप है वो एल्गोरिथम है। इफ योर एल्गोरिथम इज करेक्ट, इट मीन्स योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। अगर आपने एल्गोरिथम ठीक बनाया तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्गोरिथम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें यह है कि आपका जो एल्गोरिथम है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। तो प्रोग्रामिंग मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअल मुश्किल काम जो है वो आपका एक करेक्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम बनाना है। जब आप एल्गोरिथम बनाओगे, इसकी सारा सी मिसाल अगर जनरल लाइफ से मैं दूं कि किसी काम का तरीका जो होता है ना वो सीखना मुश्किल होता है, बाकी किसी को दूसरे लैंग्वेज में बताना इतना बड़ा काम नहीं होता। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्गोरिथम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, how we will measure an efficiency of an algorithm? Computer has limited resources like time, memory and storage etc. अच्छा, सबसे कीमती चीज़ हमारे कंप्यूटर की जो होती है उनकी रिसोर्सेज हैं, उनमें सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारे CPU मींस प्रोसेसर का जो टाइम होता है कि किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोसेस को CPU जो है ना कब कब कितना और कितने टाइम के लिए जो है ना वो जो है ना प्रोसेसर का टाइम उसको मिलेगा। इसके अलावा उसकी मेमोरी होती है जहाँ पे हमने प्रोग्राम को लोड करना होता है, या हमने स्टोरेज करनी होती है, किसी प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर करेंगे और स्टोरेज में कितनी जगह लेगा। सो कंप्यूटर की रिसोर्सेज सेंस लिमिटेड होते हैं, और हमने शुरू में भी बात की है कि एक प्रॉब्लम जो होती है उसकी कई पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हमारा प्रोसेसिंग का जो टाइम है, हमारा जो सोल्यूशन है वो कम से कम ले, मेमोरी में जगह कम से कम ले, और स्टोरेज का भी वो कम से कम इस्तेमाल करे। तो एफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी विच रिलेट एल्गोरिथम टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज्ड इन इट। तो एफिशिएंसी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है कि हम एल्गोरिथम्स, हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम है, एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं,
तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा अल्गोरिथम जो है वो कितने रिसोर्सेज ले रहा है। और आइडियली हमारी ये होती है, कोशिश होती है कि हमारा अल्गोरिथम कम से कम रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करे। रिसोर्सेज कैन नॉट, अच्छा लेकिन सिंस हमारी रिसोर्सेज जो हैं इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, सो डिपेंड अपॉन विच रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट। अब हम प्रोसेसर के टाइम मेमोरी को और स्टोरेज को अभी हमने जो है ना प्रोग्राम बनाए ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास कागज़ पे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों को हम डायरेक्टली जो है ना एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ना डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये देखना होता है कि इनमें सबसे जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब जिसको मैं सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इधर उसकी प्रोसेसिंग टाइम मतलब कम से कम उसको होना चाहिए, उसकी मेमोरी का इशू है या उसका स्टोरेज का इशू है। तो इन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर हम कह सकते हैं, इनफैक्ट जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको देख के जो है हम डिसाइड करते हैं। एनालाइजिंग एफिशिएंसी मींस कंपेयरिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। और हम जब हमारे किसी सोल्यूशन की जो एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, उनकी एफिशिएंसी को जब हम एनालाइज करते हैं तो एक्चुअली वी मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कि कौन सा जो हमारे पास सोल्यूशन है, कौन सा जो है वो कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ we should measure efficiency of in algorithm. Let's see some examples of algorithms. अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आई डू होप कि आपने पिछली वीडियो देखी है। हमारे पास जो है 5 गिवन नंबर है, उसमें से हमने, अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, मतलब हमने प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है और हमने क्या करना है, ठीक है ना। तो इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, तो हम ये देख रहे हैं। अच्छा तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास 5 गिवन नंबर्स हमें दिए गए हैं, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको हमने 5 गिवन नंबर्स मतलब 5 नंबर्स जो हैं वो दी होंगी। तो हमारे पास इनपुट जो है वो 5 गिवन नंबर्स हैं और हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारे पास हमने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और एवरेज निकालना है। अब हमारी प्रोसेसिंग क्या होगी, तो हमें सम की समझने की ज़रूरत है। बाई सम वे मीन्स कि हमने उनको क्या करना है, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। और प्रोडक्ट से हमारी मुराद ये जो हमारे 5 नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज से हमारी मुराद हम जो सम निकालते हैं उसको नंबर ऑफ नंबर्स, हमारे पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो हम 5 नंबर पे उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोसेसिंग की जो है ना वो हमें मालूम हो गई कि हमने प्रोसेसिंग क्या करनी है। अच्छा तो लेट्स स्टार्ट। आप जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं यू शुड राइट स्टेप 1 विद स्टार्ट, और सबसे आखिरी आपका जो स्टेप होगा वो विद ऑलवेज बी विद स्टॉप। तो लेट्स स्टेप 1 स्टार्ट। अच्छा जब भी हमारी कंप्यूटर की जो ऑपरेशंस हैं, बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो हमारी जब भी कंप्यूटर में कोई काम होता है तो सबसे पहले इनपुट होता है। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग क्या प्रोसेस करेगा, प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो हमारे पास सबसे पहला काम जो होगा वो इनपुट होगा। और हमने स्टेप 1 में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 4, ई इज इक्वल टू 12। फिर दूसरे स्टेप में अब हमने प्रोसेसिंग करनी है, हमने 3 चीज़ों को जो है ना प्रोसेस करना है। तो पहला जो है ना हमने सम को प्रोसेस करना है, फाइंड द सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये एक काम हो गया। दूसरा काम हमारा है प्रोडक्ट का, फाइंड द प्रोडक्ट। स्टेप 3 में प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई, और ये भी हमारा दूसरा काम भी हो गया। फिर हमने तीसरा काम करना है एंड दिस इज फाइंड द एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास सम निकलेगा और हमारे पास नंबर्स जो हैं वो 5 हैं, तो हम उस पर डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास इनपुट हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, अब हमने आउटपुट शो करना है। तो स्टेप 5 में आउटपुट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, एट द एंड इट इज स्टॉप। तो इस तरह एल्गोरिथम लिखने का तरीका होता है। अच्छा दूसरा हमारे पास जो एल्गोरिथम है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अच्छा अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप देखें, इसका मतलब ये हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स होंगे जो आपस में बराबर नहीं होंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट
among them, उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको हमने मालूम करना है। तो नॉर्मली सबसे पहले आप जब भी प्रॉब्लम आती है आप सोचो कि इंसान इसको कैसे हल करते हैं। हम कैसे हल करते हैं कि पहले नंबर को उठाते हैं, दोनों के साथ चेक करते हैं। अगर दोनों से बड़ा है तो इसका मतलब है कि पहला वाला बड़ा है, अगर मतलब दोनों से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि पहला वाला नहीं है। फिर दूसरे को उठाते हैं, दूसरे को दोनों के साथ चेक करते हैं, अगर दोनों से बड़ा है तो इसका मतलब है कि दूसरा बड़ा है, अगर दोनों से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब पहला नहीं था दूसरा नहीं था, तो तीसरा जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। सो प्लानिंग द सोल्यूशन इनपुट, ये आप ये जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके साथ ये भी लिखा करें। मैं पेपर की बात कर रहा हूँ। इनपुट 3 अनइक्वल नंबर्स, रिक्वायर्ड आउटपुट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। प्रोसेसिंग इसकी क्या है कि कंपेयरिंग ईच नंबर विद अदर 2, ये इसकी प्रोसेसिंग है। अच्छा, स्टेप 1, लेट्स स्टार्ट। लेट द 3 नंबर्स a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। अब आपने इनपुट दे दी, अब जो है ना प्रोसेसिंग की बात आती है, तो हम कंपेयरिंग करेंगे जिस तरह मैंने पहले डिटेल से बयान किया कि इंसान कैसे करते हैं। चेक इफ ए इज द लार्जेस्ट, ए को हम सबसे पहले चेक करते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है कि ए जो है सबसे बड़ा है। अगर ऐसा है तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है एंड यू हैव टू शो कि आउटपुट में कि ए इज द लार्जेस्ट। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज गो टू स्टेप 4। अब अगर अदरवाइज नहीं था, मतलब वो ठीक था, तो हमने स्टेप 3 में लिखा है कि गो टू स्टेप 7, मतलब स्टेप 7 में हमने आउटपुट लार्जेस्ट जो कि ए था। लेकिन अगर ए ऐसा नहीं था, देन उधर हमने लिखा है कि गो टू स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम आ जाते हैं। स्टेप 4 में ए तो नहीं हुआ, अब बी और सी की बारी है, उसको हमने चेक करना है। चेक इफ बी इज द लार्जेस्ट नंबर, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर बी जो है वो लार्जेस्ट है एंड वी हैव टू गो टू स्टेप 7, जहां पे हमने आउटपुट बी दिखाना है। अगर ऐसा नहीं है, देन अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है, गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 पे जाओ, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास लार्जेस्ट जो है वो सी हो गया और आउटपुट में लार्जेस्ट दिखा दो। एट द एंड वी हैव स्टॉप। अच्छा, हमारे पास हमारी किताब के मुताबिक एक और हमारे पास वो है एल्गोरिथम है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आप इनपुट क्या है कि एक गिवन नंबर होगा। अब आउटपुट में हमने फैक्टोरियल दिखाना, ये भी हमें समझ आ गई। प्रोसेसिंग की बात है कि आपने ये समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से हमारी क्या मुराद होती है? फैक्टोरियल से हमारी मुराद ये है कि आप किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं तो 1 से लेके उस नंबर तक जितनी भी हिस्से हैं, डिजिट्स हैं, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर 5 का फैक्टोरियल हमने निकालना है, तो हमारे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टोरियल है। अल्गोरिथम या प्रोग्राम लिखने से पहले आपको इसको समझना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल से हमारी मुराद अगर 5 का है, अगर 8 का है तो 1 से लेके 8 तक सबको मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज 5 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास इससे फैक्टोरियल निकलेगा। तो ये तो हमारे पास प्लानिंग हो गई। वी कम टू दी एल्गोरिथम। स्टेप 1 स्टार्ट, लेट द नंबर n बी 5। हमारे पास n जो है वो 5 है। अच्छा, यह इसके बाद जो है ना फैक्टोरियल का काम शुरू होता है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 1 मल्टीप्लाई 2, तो अब 1 मल्टीप्लाई 2 जो होगा उस वैल्यू को हम रखेंगे, कहा कि उससे जो आंसर आए फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है एंड उसको हमने नाम दिया है f, फैक्टोरियल f, और उसको इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज मीन्स उसको इनिशियल वैल्यू, मतलब उसको शुरू की वैल्यू जो दी है, स्टार्ट की वैल्यू, वो 1 दी है। वो 1 क्यों दी है? वो 1 इसलिए दी है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको हमने 1 की वैल्यू दी है। और दूसरा जो वेरिएबल हमने लिखा है स्टेप 2 में के जो वेरिएबल जो है वो काउंटिंग के लिए हमने रखा है कि हमें पता चले कि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब हमने क्या करना है, 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो के को हमने इसलिए, और के को जब एक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो इसको हम 2 करेंगे, दूसरी हो जाएगी तो 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इस तरह इसको हमने साथ में बढ़ाना भी है और फिर नीचे हम कंडीशन से चेक भी करेंगे कि ये उस नंबर के बराबर हो जाए, उससे आगे ना बढ़ सके। आई डू होप ये समझ आ गई होगी। अच्छा, स्टेप 3 में आते हैं, कैलकुलेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम लिखते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय
k जो वेरिएबल है काउंटिंग के लिए। अब हमारे पास शुरू में f की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू बनेगी वो f में आ जाएगी। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और फिर हम कहेंगे इंक्रीमेंट k बाई 1। k की वैल्यू जो है वो एक बढ़ा दो, k इज इक्वल टू k प्लस 1। k की वैल्यू शुरू में 1 थी, अब क्या हो गई, अब 2 हो गई। f की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 हो गई। स्टेप 5 में हम आए, हमने कहा कि चेक करो कि k की वैल्यू n जो हमने नंबर दिया था उससे कम या उसके बराबर हो। तो गो स्टेप 3 पे जो है ना वापस जाओ। अब जो है ना k की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 5 है, लेस है, ट्रू है, तो हमने स्टेप 3 पे वापस जाना है। स्टेप 3 पे हम वापस गए, वहां पे लिखा हुआ है f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई k। f की वैल्यू 1 थी, इससे पहले वाले जब हम वापस नहीं आए थे k की वैल्यू 2 थी। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है 2, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चौथे स्टेप में k को हम 2 से 3 कर देंगे, फिर आ जाएंगे चेक करेंगे 3 जो है वो n से लेस है, फिर वापस स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 पे हम वापस गए, अब f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई k। अब इस दफा जो f की वैल्यू हम इस पे वापस आने से पहले 2 थी और k की वैल्यू 3 थी, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। हमारे पास f की वैल्यू 6 हो जाएगी। हम k पे आ जाएंगे, k को बढ़ा देंगे, उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और चेक करेंगे वो n से कम है, फिर वापस जाएंगे, हमारे पास f इजिकल टू f मल्टीप्लाई k। f की वैल्यू जो हम जा रहे थे स्टेप वापस आने से पहले 6 थी और k की वैल्यू 4 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू 24 हो जाएगी। k को इंक्रीमेंट कर देंगे, k की वैल्यू इंक्रीमेंट की मानी बढ़ाना, k की वैल्यू 5 हो जाएगी। नीचे हम चेक करेंगे लिस्ट तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हम स्टेप 3 पे वापस चले जाएंगे। स्टेप 3 पे जब हम वापस चले जाएंगे तो f मल्टीप्लाई k। अब हम जब वापस आने से पहले f की वैल्यू जो है वो 24 थी, k की वैल्यू 5 थी, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उससे हमारे पास जवाब आएगा 120, तो f की वैल्यू 120 हो जाएगी। k को हम बढ़ा देंगे, k की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। जब 6 हो जाएगी नीचे कंडीशन चेक करेंगे, न लेस है न इक्वल है, अदरवाइज है, तो हम स्टेप 6 पे आ जाएंगे, आउटपुट f। अभी f की वैल्यू जो है 120 है, वो आउटपुट में हमें दिखा देगा और ये स्टॉप हो जाएगा। So this was all about algorithms. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग का सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।